Good morning, student. In last video lecture we will discuss about chapter explanation of gravitation. Today we will discuss about some important questions of gravitation chapter. Question number 1, state the universal law of gravitation. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बार बार क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में रिपीट होता है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बहुत सिंपल सी डिफाइन यहाँ लिखी है मैंने, एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास, है ना। जितने भी मासेज हैं अर्थ के ऊपर वो सभी मास क्या करते हैं, किसी न किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। किसी एक फोर्स के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो जो अट्रैक्ट वाला फोर्स है वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों प्रोडक्ट या दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी क्या हुआ एक स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल M और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जिसे अपन बता रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अकॉर्डिंग ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीपल प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिवाइडेड किसके हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है ये कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ग्रेविटेशनल। यही वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर अपन बात करते हैं फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी क्या हो रहा है कि अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, उसको फाइंड करना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से आ जाता है, जो कि अभी अपन ने देखा है कि यहाँ पर ये F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, अगर उसे अपन हटाते हैं और उसे इक्वल में लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और ये जो कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, कैपिटल G, जिसे अपन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस तरह से जो है एक फॉर्मूला बन रहा है कि F इक्वल टू क्या हो रहा है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैपिटल F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो m है कैपिटल M मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और स्मॉल m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ ग्रेविटी। यानी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मान लीजिए अपन ने क्या करते हैं, अपन ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी बिल्डिंग से ऊपर से नीचे पर गिराया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ अपन जब उसे छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ ये मार्कर रखा हुआ है और इस मार्कर को मैंने h हाइट पर रखा हुआ है, यानी अर्थ से h हाइट के ऊपर ये मार्कर है। अब अगर अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसे फ्रीली छोड़ देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। अब यहाँ पर ये फ्री फॉल कब होगा, फ्री फॉल कब होता है, जब उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन या कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे करके फेंकता हूँ तो मान लीजिए मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया है और फिर उसके ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन क्योंकि क्या हो रहा है, मैं इसे ऐसे छोड़ रहा हूँ, केवल सिंपल में मैं इसको
छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर फ्रीली जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है। तो ऐसा जो फॉलिंग होती है, ऐसी जो फॉल होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये फ्रीली फॉलिंग हो रही है, फ्रीली ये जो है अर्थ के ऊपर फॉल हो रही है। ठीक है ना। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यस स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration का मीन्स क्या है? During free fall, any object that has mass experience gravitational force towards the center of the earth। यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोई मास ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके मास के ऊपर क्या होता है, एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस किया जाता है सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर, एंड इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। जिससे क्या हो जाता है, उसके अंदर मोशन क्रिएट हो जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है, मोशन क्रिएट। सो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इट्स फ्री फॉल कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे अपन स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आप लोगों से एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, है ना। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए एक टेबल बनाई हुई है, मास, और यहाँ लिखा हुआ है वेट। यहाँ पर अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू अपन इन दोनों को डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है मास के अंदर, मास इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मास का मीन्स ये होगा कि उसमें कितना जो है मैटर पड़ा हुआ है, कितने मैटर को वो कंसिस्ट कर रहा है, कंटेंट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जब अपन वेट की बात करते हैं तो वेट इज़ द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर। यानी कि उस वेट के इक्वल, या वो वेट क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो एक टाइप का फोर्स हो रहा है जो कि अर्थ के सेंटर से क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर अपन कहते हैं मास को अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को वेट को जो है w से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद एक फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू एम ए। आप लोग जानते हो ये फॉर्मूला अपन देखते हैं, फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर m जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और a जो है वो यहाँ पर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और F जो है वो वहाँ पर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर अपन वेट के लिए बात करते हैं तो w के लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है m इंटू जी। यहाँ पर g का मीन्स क्या होता है, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल ग्रेविटी होता है। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एनी प्लेस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है यूनिवर्स के एक प्लेस के ऊपर और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, इन डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इसका जो मास होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन अगर अपन उसके वेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये वेट जो होता है वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। यस स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मून के ऊपर ओनली 1/6 पार्ट होता है वेट ऑन द अर्थ। ठीक है। चलिए अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है वी नो दैट W इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू जी। ठीक है ना। वेट के लिए जो फॉर्मूला होता है अपने पास क्या होता है स्टूडेंट, m इंटू जी होता है। और इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम वेदर ऑन अर्थ और मून बट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, मास जो होता है वो तो क्या होता है, रिमेन्स होता है, कांस्टेंट होता है, बट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। यानी कि क्या होता है कि जो अर्थ की जो मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो ओनली 1/6 पार्ट होती है किसकी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की। बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज ओनली 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg इन ए वेइंग मशीन
इज योर मास मोर और लेस देन 40 kg। यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए अपन क्या करते हैं, अपने मास को या वेट को कैलकुलेट करते हैं वेइंग मशीन के ऊपर, तो अपना मास जो है मान लीजिए वहाँ पर आता है 42 kg। तो क्या आपका मास भी इक्वल है यहाँ पर? तो मास जो है यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वेइंग मशीन के थ्रू अपन वेट जो है वो मेजरमेंट करते हैं, बट मास जो होता है स्टूडेंट्स वो स्लाइटली क्या होता है, मोर देन उसके वेट 42 kg के स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड करना है, यानी कि एफ आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। और क्या है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड करना है अर्थ का, और यहाँ पर 1 kg का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि इट्स सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है आपको 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने पास फॉर्मूला आता है, कैपिटल F इक्वस टू होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अपने पास, आप लोगों को पता है जो आपके स्टेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने पास इस तरह से बन के आ जाता है। और देन उसके बाद अपन जब ये वैल्यूज़ जो है इनके अंदर, जैसे आप लोग जानते हो कि G जो है यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11। देन उसके बाद यहाँ पर कैपिटल M जो है वो क्या बताता है, मास ऑफ अर्थ को बताता है, और वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपको 6 × 10⁻24 kg। तो अपन ने यहाँ पर ये वैल्यूज भी यहाँ रख दी। देन उसके बाद यहाँ पर स्मॉल m जो है वो बताता है किसी अनदर ऑब्जेक्ट के मास को, यानी कि सेकंड जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है 1 kg। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस 1 kg को यानी 1 को भी यहाँ पर अपन वैल्यूज में रख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसकी रेडियस यानी अर्थ के रेडियस के इक्वल हो जाता है। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप क्या करते हो, जब अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो डिस्टेंस की जगह पर अपन को क्या यूज में लेना होगा स्टूडेंट्स, आर यूज में लेना होगा, जो कि क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेडियस है आर है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये सारी वैल्यूज ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आर का स्क्वायर है, तो इसीलिए आपने क्या कर दिया यहाँ पर 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। अब आप जब इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जब अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के टाइम पर अपन को क्या याद रखना है कि सबसे पहली बात आप क्या करो, इस 6.4 जैसे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बताया हुआ है 6.4 × 6.4, क्योंकि स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर होगा, इस पूरी डिजिट का भी स्क्वायर होगा और इस पूरी डिजिट का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 6.4 × 6.4 यहाँ लिख सकता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, पहले ही पावर में दी हुई और इसकी पावर की वापस से एक और स्क्वायर होल पावर लगाई हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों पावर है स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगी, ये मल्टीपल हो जाएगी। तो 6 × 2 करवाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अपन देखें यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो अपने इस पूरी को अपने जब इससे मल्टीपल करवाया तो कितना आ रहा है, 6 की पावर 12 आ रहा है। इस 6 की पावर की 12 को जब अपन ऊपर शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर होगी पॉजिटिव पावर है, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ अगर अपन देखें स्टूडेंट्स तो एक नेगेटिव पावर आपके पास ये दी हुई है 11 की, है ना, 10⁻11। 12 जो है यहाँ से ऊपर जाने की वजह से, यहाँ पर 12 जो है वो पॉजिटिव है, जब ये ऊपर शिफ्ट होती है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 की पावर -10 की पावर -12 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये भी पावर माइनस में हो जाएगी और यहाँ पर यहाँ से जो शिफ्ट होकर आएगी वो भी 10 की पावर -12 क्या हो जाएगी, वो भी माइनस में हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं 11 और 12 इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, कितना आ जाता है स्टूडेंट्स आपका 23। तो आपके पास आ जाता है 23 पावर क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है
है ना। तो यहाँ पर 10 की पावर 23 जो है यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर 10 की पावर 24 क्या है वो पॉजिटिव है। तो 24 में से 23 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, एक सिंगल पावर बच जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस 10 की पावर 1 लिखें या तो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इस वजह से अपन क्या कर देते हैं ओनली 10 लिख देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है 6.67 ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंटू 6 हो रहा है और यहाँ पर इनको सोल्व करने पर, इन पावर्स को सोल्व करने पर क्या आ जाता है आपका 6 आ जाता है, सॉरी 10 आ जाता है। ठीक है, अब इनको जब अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स, आंसर अपना आ जाता है 9.81 न्यूटन। ठीक है ना, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, न्यूटन होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है 9.8 आ जाता है, जो कि क्या बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है। स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर ये जो 9.8 आया है इसी को अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यस स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट विथ द moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? तो आपको स्टूडेंट्स इसमें ये बताना है कि आप लोग जानते हो कि अर्थ और मून दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। और क्या दोनों ही सेम फोर्स अट्रैक्शन में लगा रहे हैं, या कोई ग्रेटर लगा रहा है या कोई लेज़र लगा रहा है। तो इसके स्टूडेंट्स इसलिए अपन क्या करते हैं, द अर्थ एंड द मून अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाया जा रहा है दोनों के थ्रू क्या होता है वो सेम लग रहा है। बोथ देम द फॉर्मूला द कैलकुलेट फोर्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेम। यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब अपन दोनों के लिए जो फॉर्मूला अपने पास है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है अपने पास। F इक्वल्स टू होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल E इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन ने E और M एक्स्ट्रा लगाया है। ये जो स्मॉल E है और जो स्मॉल m है ये रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल E रिप्रेजेंट करता है अर्थ को और स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मून को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ और ये हो जाएगा मास ऑफ मून अपॉन डी स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि डी स्क्वायर यहाँ पर d जो है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना। देन उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत सी बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के अंदर या शॉर्ट आंसर्स के अंदर या लॉन्ग आंसर्स के अंदर भी इससे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ जो है उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर मैंने 5 इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। चलिए अपन बात कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो है, दिस लॉ एक्सप्लेन विल द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ। यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि कौन सी किसकी सरफेस पर है, अर्थ की सरफेस पर है, वो क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं अर्थ की सरफेस पर ड्यू टू ग्रेविटेशनल लॉ। इस लॉ के थ्रू जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। दिस लॉ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। यानी कि सन के चारों तरफ जो अराउंड हो रहे हैं प्लैनेट्स, उनके मोशन को भी इस लॉ के थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, दिस लॉ जस्टिफाई द टाइड फॉर्मेशन। यानी जो टाइड के फॉर्मेशन होते हैं ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड सन। अर्थ के ऊपर जो टाइड्स के फॉर्मेशन होते हैं वो अर्थ के ऊपर क्यों होते हैं, सन और मून की क्या इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, क्या वो वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके लॉ के थ्रू जो है जस्टिफाई की जा सकती है। देन उसके बाद है, दिस लॉ गिव्स द रीज़न फॉर द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। यहाँ पर मून जो है वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता है, मोशन करता है, उस चीज को भी यहाँ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। दिस लॉ गिव्स द रीजन कीपिंग एटमॉस्फेयर क्लोज द अर्थ। आप लोग जानते हो कि अपनी अर्थ के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए अपन इस लॉ का यूज कर सकते हैं और इस तरह से अपन बता सकते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन।